जय हिंद जय भारत दोस्तों। तो हम आज दुनिया का बहुत ही ज्वलंत मुद्दा रूस यूक्रेन की लड़ाई, रूस यूक्रेन वार, इसके बारे में हम विस्तार से समझेंगे और जानेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि दो देश जो सोवियत संघ के जमाने में एक दूसरे के सहयोगी हुआ करते थे, वो आज एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। हम ये जानेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि रूस ने अचानक से यूक्रेन के ऊपर आक्रमण बोल दिया, धावा बोल दिया कि लगभग सभी शहरों में बमबारी चालू है। तो हम इस घटनाक्रम के बारे में एक एक करके हर एक पहलू को समझेंगे कि ऐसा कौन सा पहलू है जिसके कारण लगभग 4 वर्षों से यूक्रेन के ऊपर युद्ध का संकट मंडरा रहा था, और आखिर ऐसा क्या हुआ कि रसिया ने यूक्रेन पर आक्रमण किया और उसके कई शहरों को ध्वस्त कर दिया। तो हम सबसे पहले मैप के माध्यम से ये समझते हैं और मैप में ये जानते हैं कि यहाँ से भारत से रूस और यूक्रेन कितनी दूरी पे है, जगहों पे अभी वर्तमान में लड़ाई चालू है। हम ये देखते हैं, ये हमारा प्यारा भारत देश है। यहाँ से भारत के उत्तर पूर्व में काफी दूरी पे ये यूक्रेन है और यूक्रेन की राजधानी कीव और यूक्रेन के पूर्वी इलाके में रसिया की बाउंड्री लगती है। और रूस और यूक्रेन के मध्य ऐसे ही अचानक युद्ध प्रारंभ नहीं हो गया। लगभग 3 से 4 महीनों से रूस एवं यूक्रेन के मध्य तीखे भाषण बयानबाजी का दौर चालू रहा और इस मुद्दे को सबसे ज्यादा हवा दिया तो वो है नाटो और अमेरिका जैसे देशों ने यूक्रेन को बातों में फंसा के उसे युद्ध के कगार पहुंचा दिया। और आज वो उन देशों के कारण, नाटो तथा अमेरिका के कारण यूक्रेन संकट में है। वहाँ जनता त्राही हो गई है, जनता का पलायन चालू है और लगभग पूरा यूक्रेन तबाही के मंजर से गुजर रहा है। तो इन सब के पीछे बहुत से कारण हैं। ऐसा नहीं है कि एक रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध प्रारंभ हो गया, क्योंकि सोवियत संघ के जमाने में रूस और यूक्रेन एक दूसरे के बहुत अच्छे पार्टनर हुए करते थे। रूस पर भारी पड़ रहे हैं या फिर पीछे हट रहे हैं। युद्ध के मैदान से हमारी रिपोर्टिंग इसी तरह से जारी रहेगी। एक तरफ रूस जो है वो यूक्रेन के अलग-अलग हिस्सों के अंदर अटैक कर रहा है। On 3 main sides, the north, the south, and the east. The areas marked in red is where Russia has made gains in the last 5 days. However, the main battle is for the Ukrainian capital of Kiev. A bulk of Russian forces still remain situated nearly 30 kilometers from the capital. But analysts suggest that the Russian progress has been slowed. Ukraine says Russia's advance has been slowed by forces defending Hostomel airfield. Now, according to the United Kingdom, logistical failures and staunch resistance continues to stall any Russian advance. In Ukraine's second largest city of Kharkiv, there have been reports of heavy fighting. On Sunday, Ukraine said that the Russian attack had been repelled, but there are still reports of shelling targeting. Asking for 1% of its arsenal of those weapons. із захисниками Маріуполя. Zelensky described speaking with Ukraine. Some of those attacks struck very close to the border with Poland, and right before President Biden delivered a fiery speech in Warsaw where he issued this offer an end to Vladimir Putin's rule. For God's sake, this man cannot remain in power. Secretary of State Antony Blinken quickly walked back Biden's words. We do not have a strategy of regime change. A quick and terse response. The president of Russia is elected by Russians, the spokesman said. The war grinds on the outskirts of Kyiv. Shelling turned this neighborhood into a ghost town. The debris still smoldering. Yaroslav was here when the bombs fell. संग्रह करवाया था जिसमें क्रीमिया की ज्यादातर पॉपुलेशन ने रसिया के पक्ष में रहना स्वीकार किया। तो हम इन घटनाक्रमों को अच्छे से समझते हैं कि युद्ध की शुरुआत कैसे हुई। रसिया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रसिया और अमेरिका दो महाशक्ति के रूप में उभरा
और इन्होंने अपने अपने संगठन चालू किए। पूरी दुनिया दो ध्रुवों में बढ़ गई थी, एक लोकतंत्रवादी और दूसरी साम्यवादी। तो रशिया का खेमा था सोवियत संघ, वो वर्ष 1991 में खत्म हो गया। 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना 28 देशों के साथ हुई, किंतु वर्तमान में 30 देश हैं। नाटो का मतलब है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो एक सैनिक संगठन है जिसमें उसके अध्यादेश के अनुसार अगर किसी एक देश पे आक्रमण होता है तो संपूर्ण नाटो देश के ऊपर आक्रमण माना जाएगा। और वर्ष 2017 में मॉन्टेनेग्रो और वर्ष 2020 में उत्तरी मैसेडोनिया नाटो में शामिल हो गया। यूक्रेन भी नाटो में शामिल होना चाहता था, क्योंकि यूक्रेन सोवियत संघ से आजाद होने के बाद यह समझता था, यूक्रेन के दक्षिण पश्चिमी नेता सोवियत संघ से अलग होने के बाद यह समझते थे कि रूस उनके लिए सिक्योरिटी थ्रेट है और उनकी सुरक्षा के लिए खतरा है। तो वो अपनी सुरक्षा की गारंटी के लिए नाटो ज्वाइन करना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने बहुत तैयारी कर रखी थी। दूसरा कारण था, सोवियत संघ के समय यूक्रेन सोवियत संघ का सदस्य देश था। 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ खत्म हो गया। रूस और यूक्रेन के मध्य ऐसे ही युद्ध प्रारंभ नहीं हो गया, उसके पहले बहुत सारी गतिविधियां हुई और कुछ तत्कालिक कारण भी थे। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की चुन के आए, जो दक्षिणपंथी थे। ऐसा कहा जाता है कि जेलेंस्की अमेरिका और नाटो के समर्थक थे। रूस और यूक्रेन के मध्य विवाद की शुरुआत, जिसे हम तत्कालिक कारण भी कह सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया हूं कि युद्ध जो है एकाएक प्रारंभ नहीं हुआ, उसके पीछे अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और यूक्रेन जैसे देशों का भड़काऊ बयान की वजह से रशिया भड़क गया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन युद्ध प्रारंभ होने के पहले बार बार अपने भाषणों में कहते थे कि अमेरिका रशिया युद्ध करता है और यूक्रेन पे आक्रमण करता है तो अमेरिका उसे मुंह तोड़ जवाब देगा। यूरोपियन यूनियन के भी इसी टाइप के भाषण आते थे कि अमेरिका के साथ साथ यूरोपियन यूनियन भी रूस को मजा चखाएगा। यूक्रेन भी अपने भाषणों में ये इस टाइप के जिक्र करता था कि नहीं, हमको नाटो में ही शामिल होना है, हमें सिक्योरिटी थ्रेट है। रशिया भी चाहता है अपनी सिक्योरिटी की सुरक्षा चाहता है वो भी। दूसरा कारण है, जब ये घटनाक्रम चलते रहे उसी समय रशिया ने लगभग 1 लाख सैनिकों के साथ पूर्वी इलाके में, जो यूक्रेन के पूर्वी इलाकों में सीमा से लग के बेलारूस और रशियन क्षेत्रों में युद्ध अभ्यास पूरे सैनिक साजो सामान के साथ किया। रूस ने एक आक्रमण नहीं किया। रूस ने बार बार यूक्रेन को समझाया, आप नाटो में शामिल ना हो, हमारे साथ में रहें, आपकी सुरक्षा की गारंटी हम देते। लेकिन नहीं, रशिया ने लुहांस्क और डोनेट्स्क नामक 2 अलगाववादी क्षेत्र जो यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में पड़ते हैं, उन्हें अलग देश का दर्जा दे दिया। जैसे ही फरवरी के अंत में रूस ने उन्हें अलग देश का दर्जा दिया, वैसे ही पूरी दुनिया में उथल पुथल मच गई। पूरी दुनिया ने यह कहा कि हम ये नहीं मानते कि ये यूक्रेन के किसी क्षेत्र को अलग देश का दर्जा दें, ये मिन्स्क शांति समझौते का उल्लंघन है। रशिया ने भी कहा ठीक है भाई, हम जो है अपनी सिक्योरिटी के लिए मिन्स्क शांति समझौता को खत्म करते हैं और 2 अलगाववादी क्षेत्र लुहांस्क और डोनेट्स्क में अपनी शांति सेना पहुंचाते हैं। और इसी के साथ 24 फरवरी 2022 को सुबह रूस ने यूक्रेन में मिसाइल दागा और युद्ध की शुरुआत हो गई। युद्ध की शुरुआत के साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन अपनी स्पीच में और ज्यादा भड़काऊ बयान देने लगे। सैंक्शन का दौर चालू होने लगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भी अपने भाषण में इसे रशिया का यूक्रेन के विरुद्ध युद्ध को गलत साबित किया, उनसे बात किए। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने भी बार बार समझाया। आज 32वें दिन युद्ध के हो गए। तो ये देखा जा सकता है कि कैसे
रशियन फोर्सेस ने यूक्रेन के बहुत बड़े इलाके पे कब्जा कर लिया। हालांकि युद्ध के 32 दिन हो चुके हैं, अभी तक किसी नतीजे पे नहीं जा पहुंचा है। जैसे इस नक्शे में लाल दिखाए गए एरिया में 20 मार्च तक का है, यहाँ तक रशियन फोर्सेस पहुंच चुकी थी और इन स्थानों पर कब्जा कर चुकी थी। विवाद शुरू होने से दुनिया का रुख कैसा हुआ? ब्रिटेन, अमेरिका, यूरोपियन सहित यूक्रेन समर्थित देशों ने रशिया पर आर्थिक प्रतिबंध लगाना प्रारंभ कर दिया। बहुत सारे व्यापारिक प्रतिबंध लगाए गए और जैसा लगभग 70 साल पूर्व हुआ था, दुनिया दो खेमों में बढ़ती हुई दिखी। जहां रूस के समर्थन में खुले रूप से पाकिस्तान, चीन, उत्तर कोरिया, ईरान, इराक उसके समर्थन में आए, वहीं यूक्रेन के समर्थन में ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, जर्मन, जापान सहित दुनिया के बहुत सारे देश आए। भारत का नजरिया मध्यस्थता में रहा, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से भारत ने रूस को पूर्ण समर्थन दिया। युद्ध के क्या नतीजे हो सकते हैं? तो हम समझते हैं कि यूक्रेन के राष्ट्रपति को समझौता कर लेना चाहिए, समझौते के अनुसार ही करना चाहिए, आगे कदम उठाना चाहिए, क्योंकि ये देखते आ रहे हैं कि जिन देशों के भरोसे ये युद्ध में कूदा, उनने इनको थोड़े बहुत हथियार तो दे दिए, लेकिन जब उनको जरूरत पड़ी तो कोई भी आगे नहीं आए। सीधा सीधा स्पष्ट बोल दिया अमेरिका ने कि भाई हम कीव की रक्षा के लिए अपनी सेना नहीं पहुंचाएंगे, बस हथियार बस पहुंचाते रहेंगे। अरे हथियार पहुंचाने से क्या होगा जब चलाना नहीं आएगा लोगों को? और वैसे भी अमेरिका किसी भी तरीके से युद्ध में शामिल नहीं हो सकता। उसका बहुत बड़ा कारण है कि पिछले वर्ष अमेरिका को बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा और अफगानिस्तान जैसे अविकसित देश में और तालिबानी संगठन ने अमेरिका को हराकर वापसी पहुंचा दिया। तो वही अच्छे भली बातें से जानता है यूक्रेन एक आज नहीं तो कल फिर से हार जाएगा और वो फिर से हार का सामना नहीं करना चाहता, इसलिए बयानबाजी में बस तुला हुआ है। क्योंकि अमेरिका अगर यूक्रेन वार में भी हार गया तो सीधा सीधा ये माना जाएगा अब किसी देश की हिम्मत नहीं है कि वो रशिया से टकराए। और अमेरिका के शामिल होने से परमाणु युद्ध छिड़ने के खतरा भी मंडरा रहा है। उसने अमेरिका के भाषण में अमेरिकी राष्ट्रपति का स्पष्ट कहा था कि हम शामिल होने से तीसरा विश्व युद्ध छिड़ने की संभावना है। मानवीय संकट, जैसा कि सभी न्यूज चैनलों वगैरह में आप देखते हैं, रूस और यूक्रेन के युद्ध में मानवीय संकट एक बहुत बड़ा मुद्दा उभर के आया है। जो आम जनता है वो पलायन करने को पोलैंड, बेलारूस, मोल्डोवा के रास्ते, रोमानिया आदि देशों में शरण लिए हुए है। भुखमरी की स्थिति पैदा हो रही है उस देश में जिसमें गेहूं का अभूतपूर्व भंडार रहा करता था, जो पूरी दुनिया को गेहूं का एक्सपोर्ट करता था, आज भुखमरी के संकट से गुजरेगा। और रूस और यूक्रेन के इस युद्ध में सिर्फ दोनों देशों को नुकसान नहीं होगा, ये पूरी दुनिया के लिए आर्थिक संकट की घड़ी है। क्योंकि रूस के पास सऊदी अरब के बाद सबसे अधिक तेल का भंडार है और पूरी दुनिया में सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा कच्चा तेल का उत्पादन करता है। विश्व में ऊर्जा संकट पैदा हो सकता है, उसके बाद तेल और गैस के अभूतपूर्व भंडार हैं। इसीलिए यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं वो ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं यूक्रेन को। क्यों? क्योंकि गैस पाइपलाइन काट देंगे। इस युद्ध के एक और महत्वपूर्ण ये नतीजा हो जाएगा कि अब जो नाटो देश हैं वो सुरक्षा को लेकर बहुत चौकन्ने हो जाएंगे कि भाई अब तो रशिया अपने में आ सकता है, यूक्रेन के बाद इनका भी नंबर लग सकता है, इसलिए संगठित तौर से हो जाएंगे वो और अधिक सैन्य विस्तार होएगा। और गैर नाटो देशों का विश्वास अमेरिका पर तो कम हो ही गया है। इवन जापान ने तो ये अपनी सिक्योरिटी गारंटी तक मांग लिया था। वो जापान खुद अपना परमाणु कार्यक्रम विकसित करने को कह रहा है। इवन दक्षिण कोरिया को भी भरोसा थोड़ा कम हो गया अमेरिका पे, और रूस का रुतबा बढ़ेगा। और जैसा कि हम देखते हैं कि भाई युद्ध हो रहा है तो इसमें
रसिया का ढांचागत नुकसान नहीं हो रहा है, पूरा की पूरा ढांचागत नुकसान यूक्रेन पर हो रहा है। तो इस युद्ध का क्या नतीजे हो सकते हैं? युद्ध से कभी भी किसी भी राष्ट्र का भला नहीं होता। हम पूरी दुनिया से ये अपील करना चाहते हैं कि भाई रूस और यूक्रेन के मध्य हुए युद्ध को शांतिपूर्ण तरीके से समझाया जाए और भारत के प्रधानमंत्री को भी भरसख्त प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि पुतिन उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं। उनसे उनके मध्यस्थता कराने में भूमिका निभानी चाहिए। ये युद्ध ज़्यादा देर तक खिंचा तो दुनिया भर में ऊर्जा संकट पैदा हो जाएगा और कच्चे तेलों के दाम आसमान छूने लगेंगे। लेकिन भारत के लिए भी एक खुशखबरी है कि रशिया ने ऑफर दिया है कि भाई इंटरनेशनल मार्केट से आपको 20% कम में और रूबल में ही हम तेल बेच देंगे। भारतीय रुपये में तेल खरीद सकते हैं हम, डॉलर की जरूरत नहीं। और अमेरिका के लिए सख्त चेतावनी है कि भाई भड़काऊ बयान देने से बचें। दो देशों के मध्य युद्ध होने का आपका भी बहुत बड़ा उसमें हाथ है, तो इस टाइप के हरकतें भविष्य में ना करें। अगर किसी को वचन दिए हो तो उसको निभाने की कोशिश करें और पूरी दुनिया को ये प्रयत्न करना चाहिए कि युद्ध हो रहे हैं उन्हें समाप्त करने में टेबल का रास्ता निकालें, मध्यस्थता का रास्ता निकालें, ताकि पूरी दुनिया फिर से शांति से जी सके। इसी के साथ ही मैं अपने वीडियो को विराम देता हूँ। धन्यवाद।